सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज और थैंक यू वेरी मच क्योंकि जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था विच वॉज रिगार्डिंग द बजट जो रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था एंड वी हैव हाईलाइटेड कि क्या ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो सच में मिडिल क्लास के अगेंस्ट है और वो बजट बिल्कुल भी आम आदमी के लिए बना नहीं है। तो उस वीडियो पे रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा आया है और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि एक अननोन बंदे ने उसके ऊपर कमेंट किया एंड ही सेड कि यार आप बात तो सही कर रहे हो बट इसके आगे हम कर क्या सकते हैं। तो खुशी इस बात की है कि अगर सच में मेरा कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है एंड इफ दे आर लाइकिंग इट तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई और है नहीं। तो आइए आज का टॉपिक वापस से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सच में बताना चाहूँ तो बचपन में मुझे मेरे पापा कहते थे कि यार कीचड़ में हाथ डालना नहीं चाहिए क्योंकि आप जितना उसमें ज़्यादा डीप में जाओगे गंदगी आपके ऊपर ही आएगी। तो यही कुछ हो रहा है, जितना ज़्यादा मैं टैक्स के अंदर घुसते जा रहा हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई क्यों इसके बारे में कुछ देख नहीं रहा या कोई क्यों इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा। तो बेसिकली ये इस पूरे सारे चीज़ों का या पूरा टैक्स सिस्टम जो आज तक बना हुआ है और सरकार हर बार आके कहती है कि ये बजट हमने आम आदमी के लिए बनाया, आम आदमी के लिए बनाया। सच में ऐसा कभी लगता नहीं है कि सरकार आम आदमी के लिए कुछ कर रही है। जब मैंने रिसेंट वीडियो पोस्ट किया था तो आपको तो पता ही है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और वैसा ही कुछ हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आके मुझे बता रहे हैं कि यार सच में कंटेंट अच्छा है और जो भी तुम बोल रहे हो वो सही बात है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जैसे कि मेरे खुद के चाचा है, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये नहीं है, यू हैव टू पे द टैक्स। और क्यों वाई इज मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग, ऐसा नहीं होता है, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो वी हैव टू पे द टैक्स। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, बट जब मैं इसके डिटेल में गया कि यार इनकी मेंटेलिटी ऐसी क्यों है, इनको क्यों कभी टैक्स बर्डन नहीं लगता एंड बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थ्रू आउट हिज लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो टैक्स पे ही किया होगा बट दे नेवर कंप्लेंट अबाउट इट। तो जब मैं इसके और ज़्यादा डिटेल्स में गया तो एक चीज़ मुझे समझी कि यार हम इंडियंस है और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चलती है तो वो है सिनेमा। और अगर हम सिनेमा की बात करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है कि जो टैक्स के ऊपर बात करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने के लिए जाऊँ तो दो मेरी ऐसी रिकमेंडेड मूवीज़ रहेगी, एक है शिवाजी द बॉस और दूसरा है नायक। तो अगर हम इन दोनों मूवीज़ के बारे में देखेंगे तो यार बचपन में मैंने तो बहुत तालियां बजाई है ये सब देख के, स्पेशली व्हेन रजनीकांत कम्स और जो भी उनका पूरा उसमें है फाइट सीक्वेंस रहेगा या उन्होंने जो भी कुछ किया है उसमें एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, तो ऑल दिस थिंग्स आर रियली वेरी फैसिनेटिंग। इवन इन नायक की मतलब वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनिल कपूर बताते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आप उसका बिल लो और फिर सबके सब चोर है साले। तो ये सारी चीज़ें तो हमने नायक में भी देखी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये मूवीज पहले देखी है तो आप वापस एक बार ये मूवी देखना और आप उसके बारे में एक थॉट पर्सपेक्टिव आपका अलग रखना। अगर आप अच्छे से शिवाजी द बॉस मूवी देखोगे तो उसमें एक सीन है जहाँ पे एक बड़े हॉल के इसमें शिवाजी बहुत सारे लोगों को उसके अंदर बुलाता है और शिवाजी उन सबसे कहता है कि देखो हमारे यहाँ पे ना ब्लैक मनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए कि आपको आपके एम्प्लॉयर के बारे में या जो आपके मालिक है उनके बारे में आप हमें सारी जानकारी दीजिए। तो उसमें एक बंदा होता है वो आके पूछता है कि हमारे मालिक ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अपनी कमाई अपने पास रखी, तो गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर टैक्स चुरा लेता है, इसीलिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और कीमतें बढ़ानी पड़ती है। आज उनके चुराए एक एक रुपए की वजह से पेट्रोल, बिजली, कपड़े, दवाइयों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। तो बात तो एकदम बिल्कुल उसमें सही है कि यार अगर पैसा नहीं होगा तो प्राइसेस बढ़ेगी, बट क्या इसका ये मतलब होता है कि एक जो स्पेसिफिक मिडिल क्लास पर्सन है हमारे यहाँ पे हम उसके ऊपर बोझ डालते रहेंगे कि आप टैक्स पे करो? मुझे बिल्कुल ये सही नहीं लगता है। वही चीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें वो सारा ब्लैक मनी कलेक्ट करता है, अपने यूएस वाले फ्रेंड्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप ये शिवाजी फाउंडेशन में डोनेट करो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी फाउंडेशन में या किसी एनजीओ में या फिर कोई भी एक अच्छे काम के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर आप कुछ डोनेट करते हो तो यू गेट सम टैक्स बेनिफिट। तो इसी की बात करते हुए मैं जब रिसर्च कर रहा था, अगर आप एक ओल्ड रेजिमे वाले एम्प्लॉय हो तो टैक्स भरते हुए आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे एग्जेम्पशंस होते हैं, जैसे कि हो गया एटीसी जिसके अंडर हमारा पीएफ आता है। अगर आप कुछ पॉलिसीज खरीदते हो या फिर आप कुछ म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में पैसे डालते हो तो इसके अंडर आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट आज जब मैं देख रहा था तो अब हमारे यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम है। अगर आप किसी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेशन करते हो तो आपको उसका 100% एग्जेम्पशन मिल जाता है। जिस एटीसी की मैं बात कर रहा था, न जाने कितने सालों से उसका लिमिट सिर्फ 1.5 लाख है। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट अभी सच में कुछ मायने रखती है, क्योंकि अगर
अगर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है और एक एवरेज इंडियन को सस्टेन करने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है, तो इस 1.5 लाख की लिमिट से हम क्या ही बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, मुझे सच में नहीं समझता है। और वही अगर आप अपोजिट साइड में देखोगे कि जहाँ पे आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ पैसा डोनेट करोगे तो वो आप पूरा का पूरा आपके टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हो, एंड दैट इज 100%। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लाख रुपया पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा 1 लाख में मेरे टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकता हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मतलब इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता। मतलब अगर आपको कोई डोनेशन दे रहा है तो आप उसको 100% टैक्स रिलीफ दे रहे हो, बट जो एक आम इंसान है वो अगर उसका मेहनत का पैसा बनाता है, ELSS में डालता है या PF में उसका सेविंग ये करता है, तो आपका ऐसा है कि भाई 1.5 लाख के ऊपर मत डाल, हमें 1.5 लाख से ज़्यादा हम तुझे टैक्स रिलीफ नहीं दे सकते। तो इस हिपोक्रेसी का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, वो जो था सिनेमा। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये शिवाजी द बॉस नायक, जहाँ पे वो सबको बोलते हैं कि यार ये टैक्स चोर है, टैक्स चोर है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये टैक्स चोर जैसी कोई चीज होती नहीं है। बस सिनेमा के थ्रू हम सबके एक माइंड के ऊपर गवर्नमेंट ने एक इम्बाइब कर दिया है कि हाँ, मतलब अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो। यार मेरे खुद का ही पैसा है, जो मुझे चाहिए वो आप मेरे से लेके जा रहे हो, और अगर वो मैं नहीं दे रहा हूँ खुद से तो आप मुझे चोर डिसाइड कर रहे हो। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ यार, मतलब कि सच में ये सोचने वाली बात है। अगर आप टैक्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानोगे और अगर आप ये 2 मूवीज़ जो नायक और जो शिवाजी द बॉस है वो अगर आप और एक बार देखोगे तो आपको समझेगा कि यार सच में प्रॉब्लमेटिक है। तो जो लोग ये मूवीज देखते देखते बड़े हुए हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज है कि अगर आप टैक्स बचा रहे हो तो आप टैक्स चोर हो। और ये टैक्स चोरी का एक पर्दा जो पूरे गवर्नमेंट ने सारे इंडियंस के ऊपर लगा के रखा है। तो इस वजह से जैसे मेरे चाचा मुझे आके बोल रहे थे कि यार ये गलत चीज है, तो शायद सबके आंखों के ऊपर यही पर्दा है और उस वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि गवर्नमेंट आपके साथ में कितना बड़ा धोखा कर रही है। अब ये तो हो गई मूवीज की बात। मुझे एक सजेशन मेरे एक फैमिली मेंबर से आया था कि यार अगर तू टैक्स के बारे में बात कर रहा है और गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात कर रहा है तो तू ये सारी चीजों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है, गवर्नमेंट एक्चुअल में किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको ऐसा कोई वीडियो जल्दी मिलेगा ही नहीं कि जहाँ पे आप समझ पाओ कि एक्चुअल में गवर्नमेंट में हमें क्या चीजें देनी चाहिए और क्या चीजें वो दे नहीं रही है। अगर हम बेसिक चीजों की भी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल 4 ऐसी चीजें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने सच में फोकस करनी चाहिए और टैक्स का पैसा वहां पे लगा के लोगों के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, क्योंकि आपको तो पता है 140 करोड़ लोगों की देश में हेल्थ केयर इज अ बिग प्रॉब्लम। हमने कोविड में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से देख ली कि ये हेल्थ रिलेटेड जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही घटिया है। मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे जो मामा जी थे वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बीमार थे और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। और जब मैं एक्चुअल में पहली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ की सिचुएशन देख के मुझे तो ऐसा हो गया था कि यार कैसे गरीब बच पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस हॉस्पिटल में जो एक मिडिल क्लास या जो एक अच्छा पैसे कमाने वाला इंसान होता है वो कभी पैर भी नहीं रखेगा। और इसी का फायदा उठाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर हम हमारे ही लोगों को एक बेसिक हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकते तो फिर ये सारा टैक्स का पैसा किस काम का। तो अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी खामियां हैं जो हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे डिस्कस की कि यार हम 100 साल पुराना सिलेबस सिखा रहे हैं बच्चों को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार बच्चे स्किलफुल रहेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद उसके अंदर ही इतना करप्ट हो चुका है तो फिर ऑब्वियसली बात है यार, हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि यार बहुत अच्छी चीज़ें हमारे साथ में होगी। तीसरा सबसे मेन मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम नितिन गडकरी जी के बारे में बात करेंगे तो यार उन्होंने एक ऐसा मुकाम बनाया है हमारे सारे इंडियंस के लिए कि अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सच में ऐसा लगता है कि यार हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। बट ऐसा है कि अपना देश इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है हम उसके ऊपर ही जिंदा रह लेंगे। लिटरली मैं आज एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे आप देखोगे उसमें लोग माइक लेके चिल्ला रहे हैं कि 500 रुपए लेके अगर वोट दोगे तो आपको ऐसी ही सड़क मिलेगी, जो मुझे सच में लगता है रियलिटी, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे ऐसी चीज़ देखी है कि यार लोग बस पैसे लेते हैं और वोट डालते हैं। जब मैं मेरे चाचा जी से बात कर रहा था तो उन्होंने सबसे मेजर पॉइंट बताया जो मैं भी खुद एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंटेलेक्चुअल लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। और इस वजह से होता है ऐसे कि गवर्नमेंट जब चुन के आती है तो वो क्लासेस के ऊपर नहीं आती, वो मासेस के ऊपर आती है। मतलब कि ये कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है जो एक अच्छी गवर्नमेंट चुनने
बनने में हेल्प कर सकता है, उनकी मेजोरिटी कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा क्लास अभी भी ऐसा है जो अंडर प्रिविलेज है। तो ये अंडर प्रिविलेज लोगों को सरकार पैसों के दम के ऊपर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है और उन सब के सपोर्ट के साथ में चुन के आती है। और यही एक रीज़न है कि इलेक्शन के बीच में आप देखोगे कि बहुत सारे पैसों के ट्रांजैक्शंस होते हैं। आपने अगर देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान आप कहाँ पे घूम रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ टाइप चीज़ें रहती है जहाँ पे आपको रुका रुका के वो चेक करेंगे कि आपके पास में कितना कैश है और क्या सारी चीज़ें आप कैरी कर रहे हो। तो ये कहाँ पे ना कहाँ पे हमने हर बार इग्नोर किया है, बट वी नीड टू थिंक यार ये इलेक्शन के बीच में इतना सारा पैसा इधर से उधर क्यों होता है। और अगर सरकार ब्लैक मनी चिल्ला रही है, जो सारा पूरा पैसा स्मगल होता है इस सब पीरियड में, तो वो ब्लैक मनी नहीं है तो और क्या है। अगर मैं चौथे टॉपिक की बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जुडिशरी सिस्टम को सच में अभी कुछ तो भी नया कदम लेने की ज़रूरत है। जुडिशरी सिस्टम हमारा इतना फेल होते जा रहा है कि यहाँ पे लाखों केसेस, करोड़ों केसेस आज भी कोर्ट्स में पेंडिंग है, बट सरकार उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रही है। अगर हम ये सारी केसेस क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा। जब भी उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे हीरो कहता है जब एक औरत का केस एक्चुअल में कोर्ट में बोर्ड पे लगा था, उसको मरे हुए 10 साल हो गए थे, तो फिर उस केस का फ़ायदा ही क्या हुआ। अगर हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए आने वाला फ्यूचर बहुत 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 ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमने सच में हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्ट।